हुई थी, राहुल गांधी की यात्रा ने उसमें जान तो फूका है। लेकिन यही दिक्कत ये हो जाती है कि ये जो कमरे में बैठ करके राजनीति करने वाले लोग हैं और कांग्रेस के जो मठाधीश लोग हैं, अब उन लोगों को ये हो रहा है कि अरे इतना इतना भीड़ उमड़ गई, अब तो हम अकेले ही पूरा फतह कर लेंगे। और कांग्रेस के अध्यक्ष व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा राजनीतिक कल्चर है? व्यक्तिगत पत्र लिख करके कुछ चुनिंदा लोगों को आमंत्रित करते हैं अपना कश्मीर के अपने समापन उसमें, और वहीं पर एक जगह ऐसा है जहां पर कि सही माने में समाजवाद केंद्रित जो मोर्चा हो सकता है, विकल्प हो सकता है, उसको लेकर के कल जो एक बड़ा जमावड़ा हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी किसी संयुक्त मंच पर इकट्ठा हुई, ये कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां इकट्ठा हुई और ये समाजवादी पार्टी भी वहां इकट्ठा थी। तो इन सारी घटना प्रक्रिया को, भाषा जी आपका स्वागत है, इस सारी ये राजनीतिक प्रक्रिया को आप किस तरह देखती हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अरुण जी ने जहां बात रखी है कि एक तबीयत तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो वाला जो उन्होंने हवाला दिया है, तो मुझे लग रहा था दो चीजें बड़ी सांकेतिक हैं इस समय जो हुई हैं। सबसे पहले गंगा मैया के जो पुत्र हैं, जिन्होंने एक प्राइवेट क्रूज उतारा है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, और वो जिस तरह से बनारस से निकल कर बक्सर में फंस गया और फिर खबरें मैनेज करके उसे वापस पटना भेजा गया, तो बक्सर में उसका फंसता बड़ा सांकेतिक मुझे लगता। बिहार एक बार नीतीश जी जिस तरह से वापस आए और आरजेडी और नीतीश का हाथ मिला, उसने भी मेरे ख्याल से भारत में इकलौती इस तरह की पटकनी बीजेपी को दी, जो तमाम तरह के जोड़ तोड़ हमने देखे हैं, किस तरह से सरकारें महाराष्ट्र सहित, गोवा सहित हर जगह बनी हैं। तो ये जो क्रूज का फंसना है बक्सर की गंगा में, ये एक संकेत दे रहा है कि किस तरह की चीजें घटित हो सकती हैं। और वहीं दूसरा जो आज का मुद्दा है कि जो बैठक हुई, जो एक बड़ा विपक्ष का जमावड़ा जुटा वहां पर, जिस तरह से तमाम दल वहां पे शिरकत किए, मान गए, पिनरई विजयन गए, सीपीआई सीपीएम सहित सारे लोग वहां पर मौजूद हुए, और तो और अखिलेश भी उतरे वहां पर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की पृष्ठभूमि तैयार भारत जोड़ो यात्रा से हुई है, और उसने 2014 के चुनाव के लिए तैयारी को, जमीन को तैयार किया है, उसने दो चीजें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो राजनीतिक पलट पे ये दिखाई देता है कि एक तरफ कांग्रेस है जो दावेदारी कर रही है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं अभी, कि कांग्रेस अभी से किस तरह से बात करने लग गई है कि किन दलों से वो जिक्र करेगी, किन दलों के साथ चलेगी, किन दलों के साथ नहीं चलेगी। और वहीं दूसरी तरफ दो घटनाएं जो बहुत हुई हैं, केसीआर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वह किसी से छुपी नहीं है। उनका दिल्ली वाला शो, जो आए थे तमाम लोगों से मिलने और अपने को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे पेश करने और एक गैर कांग्रेसी समीकरण के केंद्रक बनने के लिए, तो वो उस समय तो विफल हुआ था, जो उनका दिल्ली का पूरा मिशन था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने किया है तेलंगाना में, तो उसमें जिस तरह का जमावड़ा हुआ है वो दिखा रहा है कि एक पोटेंशियल है। और उसी पोटेंशियल में एक दूसरा चेहरा, जो ममता बनर्जी जो कह रही है कि अमर्त्य सेन ने कहा है कि वो पीएम मटेरियल हैं और वो भी आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ दो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसे लेकर हम आप ही के प्लेटफॉर्म पर भी पिछली बार हम चर्चा कर चुके थे, कि दोनों ही तरफ से यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या बिना कांग्रेस को लिए एक राष्ट्रीय विकल्प विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ये ख्वाहिश कि कांग्रेस मुक्त भारत हो सिर्फ बीजेपी या आरएसएस ही की नहीं है। जो दोनों प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और क्षेत्रप हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में, किसी तरह से शुरू से लेकर अभी तक बीजेपी की संसद के भीतर और संसद के बाहर मदद की है। और मैं यहाँ खास तौर से जिक्र करना चाहूंगी कि अखिलेश का जो पूरा का पूरा रवैया रहा, खास तौर से जो दो बहुत अहम चुनाव रामपुर के हुए और आजमगढ़ का हुआ,
जिसमें जो उनकी भूमिका बहुत गंभीर रूप से संदिग्ध भूमिका है बतौर नेता समाजवादी पार्टी के। तो ये जो सारे खेल ऊपर और नीचे के चल रहे हैं, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए राजनीति में है, ये तमाम लोग अपनी सत्ता, अपना कद बढ़ाना, ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है कि आप खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार समझें और उसके लिए आप बैटिंग करें, उसके लिए आप गोलबंदी करें। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2024 में अगर विपक्ष इस तरह से बटा रहता है, जिसकी ओवैसी लगातार, क्योंकि ओवैसी पार्टनर हैं केसीआर के हैदराबाद में, तेलंगाना में जो सरकार चल रही है उसमें, और वो जिस तरह से इशारा कर रहे हैं उससे बहुत साफ लगता है कि ये जो सारे समीकरण चल रहे हैं, यह बुनियादी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी का एक मजबूत विपक्ष बनने की जो संभावना है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, जो दिखाई भी दे रहा है, लोग उतर भी रहे हैं। तमाम राज्यों में सरकारें जो बनी हैं, और ये 2023 और 24 का साल वैसे भी भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल में, तो वहां अगर ये ऊहापोह रहती है, और जैसा हमारे मंत्री घोषणा की है, जो बीजेपी की बैठक हुई है उसमें, ये सारे राज्य बीजेपी को जीतने हैं, ये ऐलान कर दिया है और ये भी बता दिया है कि जीत रही है। यानी जो खतरा है वो बहुत तगड़ा है लोकतंत्र का 2023 के लिए। तो उसमें ये जो सारे दांव पेच हैं, ये सारे दांव पेच मुझे जो लगता है, यह भाजपा के नरेशन को, भाजपा के नैरेटिव को सूट करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि वह ये बता सके कि विपक्ष नाकारा है, विपक्ष बटा हुआ है, इसमें बहुत से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वाले चेहरे हैं, और ये सारे लोग आपस में लड़ते रहेंगे, और देखिए हम तो एक मजबूत सरकार देंगे, हमारे पास एक ही चेहरा है, हम एक ही चेहरे पे सारा खेल खेलते हैं, और वह चेहरा सबको सर्वमान्य है। ये जो खतरा है, इस खतरे को दोनों ही पक्ष, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस को नहीं सोचना, कांग्रेस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह संसद के भीतर सबसे बड़ा विपक्ष है, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ ये जो तमाम गठबंधन बन रहे हैं, ये गठबंधन इस अगर सोच में रहेंगे कि गैर कांग्रेसी एक विपक्ष के तौर पर कुछ उम्मीदवारों को आगे रखकर काम किया जा सकता है, तो वो अंततः भाजपा के नरेटिव को, भाजपा की जो पूरा प्रचार तंत्र है उसको सूट करने वाला नरेटिव मुझे दिखाई देता है। कि अगर ये किसी को मुगालता है आज की तारीख में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस आधार पर लड़ाई करने की सोच रही हैं, तो ये एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है दोनों ही तरफ से। तो ये बेहतर है कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आए, सारे लोग हाथ मिला के खड़े हुए हैं, उसमें मुख्यमंत्री से लेके तमाम और पार्टियों के नेता भी सारे लोग हैं, और इस तरह से एक विपक्ष की एकता दिखाई देती है तेलंगाना में। लेकिन वही विपक्ष की एकता बाकी राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई देगी, या तेलंगाना वाला ही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के तौर पर होगा? मुझे लगता है कि इस पे हमें और आपको एक पैनी निगाह बनाए रखना पड़ेगा, और जो एक प्लान बी के तौर पे ऑपरेट हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में, वो किसको फायदा पहुंचाएगा, कहाँ लेके जाएगा, यह भी देखना शायद जरूरी है हमारे लिए।